इंडियन एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस कैसा रहा था और इंडियन एग्रीकल्चर में ग्रोथ इश्यूज क्या थे, इस रीडिंग को पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बाय एस महेंद्र देव। बहुत बड़ी रीडिंग है, कुछ पार्ट्स में इसको कवर करेंगे। आज हम इस बारे में बात करते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा रहा इंडियन एग्रीकल्चर का इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। पहली बात अगर आप देखें तो एग्रीकल्चरल जीडीपी का जो ग्रोथ था 1960s के अंदर, वो 1.04% के आसपास था। उसके अलावा के पीरियड्स में ये 2.2% से 2.7% के बीच में रहा, तो थोड़ा तो बढ़ा। लेकिन जो सबसे बढ़िया काल था इंडियन एग्रीकल्चर का इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ, वो 2004-5 से 2013-14 तक का था, इन विच इट ग्रू एट अराउंड 3.7% पर एनम। इसी को महेंद्र देव साहब कंपेयर करते हैं सर्विसेज की ग्रोथ से और इंडस्ट्री की ग्रोथ से, बिकॉज आपको तभी कंपैरिजन समझ में आएगा। तो अगर आप सर्विसेज को देखें तो वो पोस्ट रिफॉर्म पीरियड्स में 8% पर एनम से ग्रो कर रही थी, और इंडियन एग्रीकल्चर अराउंड अराउंड 2.2%, 2.7% इसके आसपास रह रहा था। इंडस्ट्री भी जो हमारा गोल्डन पीरियड था 2004-5 से, वैसे तो हम उसको 2008-9 तक कहते हैं, लेकिन इन्होंने 2004-5 से 2017-18 तक का जो पीरियड था, इंडस्ट्री भी 8% से ग्रो करी है। उसके कंपैरिजन में एग्रीकल्चर कम ग्रो करा है। पहली बात ये। दूसरी बात कि एग्रीकल्चर के अंदर वॉलेटिलिटी कितनी थी। अगर आप देखें तो इंडियन एग्रीकल्चर में वॉलेटिलिटी कम हुई है। कैसे पता लगा अपने को? जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन था वो 1960s से लेके 2004-5 तक, अगर आप 2004 से 14 के बीच में देखें तो वो काफी कम हुआ, विच इज अ वेरी गुड थिंग। वॉलेटिलिटी हैज बीन डिक्रीजिंग। वोलेटिलिटी मींस कि एक ईयर में एग्रीकल्चरल आउटपुट कुछ था, दूसरे ईयर में कुछ था। अब ऐसा नहीं है, इट्स अ स्टेबल एग्रीकल्चरल आउटपुट, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, बट वोलेटिलिटी कम हुई है, विच इज अ गुड थिंग। अगर आप पल्सेस और सीरियल्स में देखें तो पल्सेस में बहुत वोलेटिलिटी थी बिटवीन 1990 टू 2004, लेकिन 2005 से 2014 के बीच में वो वोलेटिलिटी भी काफी कम हो गई। एंड इन सीरियल्स ऑल्सो दिस वॉलेटिलिटी हैज डिक्लाइन। तो अगर वॉलेटिलिटी कम है तो इसका मतलब तो यही है ना कि हम अब बहुत ज्यादा रेनफॉल पे डिपेंडेंट नहीं। रेनफॉल के वी हैव डेवलप्ड रेजिलियंस टुवर्ड्स द रेनफॉल, राइट? कि ठीक है, हमारे पास और भी तरीके हैं जिससे हम वॉलेटिलिटी को कम कर सकते हैं, मतलब हमारा इरिगेशन बेटर हो सकता है कुछ। दूसरा उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को की ग्रोथ को देखने के लिए आपको यह भी देखने की आवश्यकता है कि एग्रीकल्चर के प्राइसेस विज़िवी टोटल प्राइसेस कैसे मूव कर रहे हैं। बिकॉज अगर एग्रीकल्चर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ही फार्मर की इनकम बढ़ेगी। मान लीजिए अगर जनरल प्राइस लेवल बहुत बढ़ रहा है और एग्रीकल्चर के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे तो फार्मर की इनकम नहीं बढ़ेगी, और यही कुछ हुआ 2017-18 के अंदर। जो प्राइसेस इन एग्रीकल्चर दे रोज बाय ओनली व्हाट 1.1%, लेकिन जो जनरल प्राइस लेवल थे वो 3.2% से ग्रो करा। तो अगर मैं एग्रीकल्चरलिस्ट हूं, मैं फार्मर हूं, तो मुझे मेरे प्रोडक्ट के लिए थोड़ा सा ही ज्यादा प्राइस मिलेगा, लेकिन मुझे और चीजों को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा। तो ये मेरे खिलाफ जा रहा है। आगे वो बात करते हैं स्ट्रक्चरल चेंज की। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया है कि अगर आप स्ट्रक्चरल चेंज को देखना चाहें एग्रीकल्चर में, रूरल एरियाज में, तो आप सबसे पहली चीज ये देखना चाहेंगे कि क्या हम आउटपुट को डाइवर्सिफाई कर पा रहे हैं। डाइवर्सिफाई का क्या मतलब है? जो अब तक मेनली जो फार्मर्स सिर्फ सीरियल्स ग्रो कर रहे थे, क्या वो अब कुछ और चीजें भी ग्रो कर रहे हैं? नॉन सीरियल्स ग्रो कर रहे हैं? क्या वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और चीजें ग्रो कर रहे हैं? हाँ, वो कर रहे हैं। अगर आप एरिया के टर्म्स में देखें तो जितना एरिया
सीरियल्स में जा रहा था, द शेयर ऑफ द क्रॉप्ड एरिया which was going towards cereals, that has declined, and the share of oil seeds, fruits, vegetables, उस पे इनका जो उपजाई जा रही है जिस धरती पे, उसका शेयर इट हैज इंक्रीज्ड। ये चीजें जहां उपजाई जा रही है। वैल्यू ऑफ आउटपुट भी, जब एरिया ही कम हो गया, प्रोडक्टिविटी ऐसी कौन सी बहुत इंक्रीज हो गई है, एरिया कम हो गया है, आपका आउटपुट कम हो गया। या तो आप ये कहते हैं कि एरिया कम भी हुआ लेकिन मेरी प्रोडक्टिविटी इतनी इंक्रीज करके कि आउटपुट बढ़ गया, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा अभी अभी तक। तो एरिया कम हुआ है सीरियल्स का, उसका आउटपुट भी कम हो गया। ठीक है। और जो फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, उनका एरिया भी बड़ा है, उनका वैल्यू ऑफ आउटपुट भी बड़ा। ऐसा क्या हुआ है और ऐसा क्यों हुआ है कि जो लोग हैं वो अब ऐसे नॉन सीरियल्स को ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं तो उनकी डिमांड आई होगी ना इन चीजों की। भाई सप्लायर भी तो वही प्रोड्यूस करेगा जिस चीज की डिमांड होगी। अगर नॉन सीरियल्स की, जैसे कि तुम्हारे फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, इनकी डिमांड होगी, तभी तो ये सप्लाई कर रहा है। कौन डिमांड कर रहा है इन चीजों को? हमारा ग्रोइंग मिडिल क्लास डिमांड कर रहा है। उनको ये लग गया है कि अगर हम हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स खाते हैं तो हमारे लिए वो ज्यादा न्यूट्रिशियस है। तो ये जो एक्सपैंड कर रही है ना मिडिल क्लास, ये डिमांड कर रही है। वो तो बेचारे अभी भी वही खा रहे हैं मोरलेस, रिच को कोई फर्क पड़ता नहीं। मिडिल क्लास बढ़ गई है, और मिडिल क्लास अब इन हाई वैल्यू चीजों को खाने में ज्यादा इच्छुक है, वो डिमांड कर रही है इन चीजों। राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मिडिल क्लास क्यों एक्सपैंड कर गई? आप देख लीजिए अर्बनाइजेशन कितनी जल्दी हुआ है। जो पहले घर पे ही औरतें रहती थी, वो अब बाहर जाके भी अर्बन एरियाज में काम कर रही है। उसकी वजह से घर की इनकम बढ़ गई है। नेचुरली डिमांड कर सकते हैं बढ़िया चीजें, नेचुरली डिमांड कर सकते हैं हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, और पर कैपिटा इनकम तो बड़ी ही है। इन सब चीजों की वजह से मिडिल क्लास का एक्सपेंशन हुआ है, और मिडिल क्लास के एक्सपेंशन की वजह से हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई है एग्रीकल्चर की। और क्योंकि इन चीजों की डिमांड बढ़ी है, तो जो फार्मर्स है वो भी अब यही प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, वो भी यही प्रोड्यूस कर। फिर अगर आप देखें तो रूरल एक्टिविटीज में इजाफा हुआ है, सिग्निफिकेंट राइज इन रूरल एक्टिविटीज हुआ है। किस तरह की रूरल एक्टिविटीज में? पहले तो अगर रूरल एक्टिविटीज सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एग्रीकल्चर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुई है। रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी उनकी बढ़ गई है अर्बन सेंटर्स के साथ। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट भी रूरल एरियाज में बढ़ा है। गवर्नमेंट के अपने प्रोग्राम ज्यादा चले हैं, उसकी वजह से पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। गवर्नमेंट ने सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स पे ज्यादा खर्चा करना चालू करा है, उसकी वजह से भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रोल बड़ा है। वो अब चीजों को डिमांड कर रहे हैं कि मेरे अपने लोकल एरिया के लिए आप पैसा दीजिए, हम इसको डेवलप करेंगे। एजुकेशन बढ़ी है, लोग माइग्रेट भी कर रहे हैं, और जो लोग रूरल से अर्बन एरियाज गए हैं वो वापस रूरल एरियाज में पैसे भी भेज रहे हैं। ये सब चीजें चेंज कर रहा है रूरल लैंडस्केप को इंडिया में। वो ये कहते हैं कि अगर आप नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का शेयर देखते हैं रूरल एरिया में, तो 1983 में वो कुछ 19% था, जो 2011 में बढ़ के 36% हो गया। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट मतलब कल्टीवेशन के बिना की चीजें, आप उसको उसमें से लाइफ स्टॉक भी हटा दीजिए, उनके बिना की चीजें, ऐसी एम्प्लॉयमेंट जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से मतलब कल्टीवेशन से रिलेटेड ना हो, वो बढ़ गई। तो रूरल एरियाज में भी लोग अब सिर्फ खेती ही नहीं करते, कुछ और भी करते हैं। अगर आप 2011-12 में देखें
तो जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट में जो रूरल एरियाज में रूरल मेल्स एम्प्लॉयड थे वो 40% थे, और जो फीमेल्स एम्प्लॉयड थी वो 25% थे। तो इसका मतलब है कि जो भी फीमेल्स एम्प्लॉयड थी रूरल एरियाज में, उसमें से 75% अभी भी कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर के अंदर ही है, फार्म एम्प्लॉयमेंट में ही है। बढ़िया साल था 2004-5, उसको महेंद्र देव साहब कहते हैं कि यह वो स्ट्रक्चरल ब्रेक का ईयर है। क्यों कहते हैं वो ऐसा? क्योंकि 2004-5 में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब एग्रीकल्चर में जितने लोग एम्प्लॉयड हो रहे हैं उनकी घटोतरी हो गई, वो घट गए थे पहली बार। और आप ये भी देख रहे हैं कि 1983 से 2011 के बीच में नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, और 2004-5 में पहली बार एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में घटने लगी। तो इसका मतलब है कि जो भी इंक्रीज इन रूरल एरियाज या रूरल एम्प्लॉयमेंट में हुआ होगा वो सारा का सारा नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट से आया होगा। सही बात। फिर वो कहते हैं कि हमारे को इस पे भी ध्यान देना है कि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम डबल हो जाए। गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम भी चलाया है। आपको सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को नहीं डबल करना, आपको सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाना है, आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जो फार्मर्स एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं उनकी भी, उनका वेलफेयर बढ़े, उनकी भी प्रोस्पेरिटी बढ़े। आपने आउटपुट बढ़ा दिया, प्राइसेस उसके कम हो गए, उनकी तो बेचारों की इनकम कम हो जाएगी। तो कुछ चीजें गवर्नमेंट को भी करनी पड़ेगी, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज के इश्यू में तो कुछ कि वो कुछ एविडेंस देते हैं। वो ये कहते हैं कि दो तरह के सर्वे, एक एनएसएस सर्वे को देखेंगे, एक नाबार्ड सर्वे को देखेंगे। एनएसएस सर्वे कहता है कि अगर आप रूरल एरियाज में जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनकी जो टोटल इनकम है उसका शेयर कहां कहां से आ रहा है। कल्टीवेशन से आ रहा होगा, लाइव स्टॉक मतलब एनिमल से आ रहा होगा, वो कहीं कुछ वेज पे काम कर रहे हो, कुछ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट होगी, यही तो होगा ना शेयर। तो वो ये कहते हैं कि अगर आप 2003 में देखें तो अराउंड अराउंड 46% ऑफ टोटल इनकम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर कल्टीवेशन से आ रही थी, वो बढ़ के हल्की सी 48% के आसपास पहुंची 2013 में। ठीक है, 2013 में। और जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट और वेजेस और एनिमल्स, जो लाइव स्टॉक का जो शेयर है वो बड़ा है, वाइल जो वेजेस और नॉन फार्म बिजनेसेस हैं उनका शेयर थोड़ा सा घटा है ओवर द ईयर्स। नाबार्ड सर्वे क्या बताता है हमारे को? नाबार्ड सर्वे हमारे को बताता है, अब ये बिल्कुल उन्हीं ईयर्स के लिए था, आई थिंक 2015-16 के लिए है ये, इट इज फॉर 2015-16। वो ये कहते हैं कि आप कल्टीवेशन और लाइव स्टॉक को एक साथ ले लीजिए और हम दो तरह के लोग देखें, मतलब एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड देखेंगे और नॉन एग्रीकल्चर प्लस एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड देखेंगे, दोनों तरह के रूरल एरियाज में। तो जो कल्टीवेशन लाइव स्टॉक को मिला के है वो 43% ऑफ द टोटल इनकम इज कमिंग फ्रॉम कल्टीवेशन प्लस लाइव स्टॉक, राइट। और अगर आप एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर को दोनों को मिला लेंगे तो वो यहाँ पे ये 23% है, सिर्फ 23%। बात ये है कि एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स, अगर आप सीधे सीधे तौर पे सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो उनकी टोटल इनकम का सिर्फ 43% इज कमिंग फ्रॉम कल्टीवेशन एंड लाइव स्टॉक। उनकी इनकम का जो बहुत बड़ा पोर्शन है इन सबको ऐड करके जो आएगा वो नॉन एग्रीकल्चरल से आ रहा है, वो नॉन एग्रीकल्चरल से आ रहा है। यही बात इनके लिए भी ट्रू है, एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स के लिए। क्या बात है कहने की? बात इंपॉर्टेंट ये है कहने की कि जो नॉन फार्म सेक्टर है, ये सारा बेटा नॉन फार्म सेक्टर है ना, अदर एंटरप्राइजेस, वेज एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सोर्सेज, अदर सोर्सेज, ये सारे के सारे नॉन फार्म है ना, इनका कितना बड़ा शेयर है?
सिर्फ 43% इज कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर पर से, लेट्स से, एंड एवरीथिंग एल्स इज कमिंग फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर। मतलब अगर मेरी 100 रुपए की इनकम है तो 100 रुपए की इनकम में से 57% इज कमिंग फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर। तो जो नॉन फार्म सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स के लिए, तो उस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। नाबार्ड के सर्वे में यह भी पाया गया था कि जो एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स हैं वो सिर्फ फार्म इनकम पे ही नहीं डिपेंड करते, उनके और भी सोर्सेज होते हैं इनकम के, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, राइट। तो हमारे को दोनों को ही बढ़ाना है अगर हमारे को एग्रीकल्चरल इनकम को बढ़ाना है, डबल करना है। हमारे को फार्म इनकम को भी बढ़ाना होगा और नॉन फार्म इनकम को भी बढ़ाना। आगे की क्लासेस में हम देखेंगे जो इश्यूज इन इक्विटी एंड इश्यूज इन सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर, राइट। तो आप रीडिंग साथ में पढ़िएगा एंड मेक नोट्स। आई होप दिस वाज, थैंक यू बेटा।